हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और जो गाउस लॉ है या गाउस थ्योरम है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आरबीएससी में सेकेंड यूनिट है वो पूरी गाउस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और बाकी तो यूनिट वाइज नहीं, तो बाकी तो ये चैप्टर आपका ये टॉपिक तो हर किसी बुक में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं अदर यूनिट के अंदर। बट आरबीएससी में ये सेकेंड यूनिट है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया तो आई थिंक सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सर एरिया क्या होता है। आपको यहाँ पर एक स्क्वायर शेप या कुछ भी आप पैरेललोग्राम कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शेप नज़र आ रही होगी आपको, तो इसका एरिया तो हर कोई निकाल लेता है। बट सर ये एरिया वेक्टर क्या होता है, हमने कभी एरिया को वेक्टर तो कभी बोला ही नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल आपके पास सीट स्टूडेंट्स, लेकिन आपके पास में अगर कोई भी शेप होती है, उसका कोई भी सरफेस होता है, तो उसका जो वेक्टर है, आपका जो एरिया है ना, उसको एक वेक्टर फॉर्म में लेते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया तो फाइंड आउट कर लोगे सर, बट उस एरिया के जो वेक्टर आपने बोला ना, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपका कोई भी सरफेस होगा, उसका जो प्लेन होता है, कोई भी प्लेन लिया आपने, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको क्या लेना है, एक लाइन लेनी है। ये इस तरह से परपेंडिकुलर लेना है। ये परपेंडिकुलर ना, यही आपके उस एरिया की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो आपके पास में कोई भी स्मॉल एरिया हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो जैसे कि मान लो टोटल एरिया मेरे पास, इसका स्मॉल पोर्शन रख लिया मैंने इतना सा। ठीक है, एरिया को हम जनरली ए से या एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एस एंड डी ए से डिनोट करेंगे। ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपके पास मान लो एक शेप नज़र आ रही है यहाँ पे, इसका टोटल एरिया देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है एस, और हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया जिसका एरिया कितना है डी एस। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ये डी एस है, लेकिन वेक्टर बोलते हैं इसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर यहाँ पे हमने लिया है एन केप। एन केप का मतलब यहाँ पर है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मतलब आपका कोई भी सरफेस गिवन होगा ना, उसके परपेंडिकुलर जो आपने यूनिट वेक्टर लिया ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसलिए इसको एन केप से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब आपको ये छोटा सा हल्का सा पोर्शन डी एस नज़र आ रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, तो हम क्या लिखेंगे, डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। ठीक है, हो गया ये लो एरिया वेक्टर। तो आज के बाद कुछ नहीं करना, पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लो। आपका कोई भी प्लेन होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में हो, वो डायरेक्शन आपको उसके साथ में शो करनी है मैग्नीट्यूड के साथ में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको ऐसे ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से, ये एक्स वाई और जेड ये कोऑर्डिनेट कर लिया। इस एक्स वाई प्लेन में ना मैंने एक स्क्वायर रख दिया जिसकी आपकी साइड कितनी है 3 मीटर। तो सबसे पहले इसका एरिया कितना हो गया, 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर ध्यान रखना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, जेड है, राइट ना। तो जेड होता है, आप यहाँ लिखोगे 9 के केप। ये लो डिस्टेंस हो गया इस प्लेन का या इस शेप का एरिया वेक्टर। बस इसी तरह से करना है, कुछ नहीं है। तो एरिया वेक्टर कुछ नहीं, जनरली हम इसका जो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है सर, एरिया को भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर वेक्टर फॉर्म लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आता है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, मैंने जब आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाई थी उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताया था। आपके पास में कोई भी सरफेस होता है, उसके नॉर्मली मतलब उसके परपेंडिकुलर जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, उन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, लिंक्ड का मतलब उससे रिलेटेड है, जो भी आपका कोई भी सरफेस होगा, विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। देखो आगे ना, आपके पास में एक्स वाई जेड किसी भी टाइप का कोई सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके नॉर्मली कितनी आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, उन टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इट मीन्स आपको एक चीज़ समझ में आएगी सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होएगा। आपके मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये इस तरह से आपको एक प्लेन नज़र आ रहा होगा, ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसको एक प्लेन मान लो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये मोबाइल की स्क्रीन से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह समझ के चलो आप। तो ये देखो यहाँ पर इसका जो प्लेन था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनके बीच कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। आपका मोबाइल तो प्लेन हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई है ना मैंने, परपेंडिकुलर है। ठीक है, या तो बाहर की तरफ निकल रही है या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूरा का पूरा नॉर्मली पास हो रही है, तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया कि आपका ये प्लेन इस मोबाइल की स्क्रीन पे यही है, ये आपको प्लेन नज़र आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी प्लेन के अंदर है। तो देखो आपका क्या हो गया,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्लेन दोनों ही पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कहाँ हुई, आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल पैरेलल पास हो गई, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कंडीशंस हम बाद में देखेंगे सब चीज़ों से, मैं आपको थोड़ा जनरली हल्का सा बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेशन याद रखनी है। फिर आता है सर हमारे पास में एक बहुत बड़ा एरिया होता है मान लो, और अगर स्मॉल एरिया दिया हो तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है कि सर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला कैसे है, वो तो डेफिनेशन हो गई। अब आता है फॉर्मूला बेसिक्स, जब न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह करते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रो ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। डी एस यहाँ पे क्या है, स्मॉल एरिया है आपका, ठीक है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा विथ डी एस इज। देखो मान लो आप लोगों ने कोई भी किसी टाइप का, ये मान लो मैंने अभी एक प्लेन लिया था, इस टाइप का प्लेन ले लिया, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स, ये मान लो आपका एरिया वेक्टर, ये डी एस वेक्टर इधर है, ठीक है ना, परपेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से जो पास होकर आ रही ना वो इस डायरेक्शन में मान लो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। इसका मतलब आपका कोई भी प्लेन है उसका एरिया वेक्टर, अब मैंने एरिया वेक्टर भी बताया था आपको, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ याद रखनी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे भी दी हुई आ सकती है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे दे लिया कि सर डी एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से आपका ये जो छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया था, यहाँ से आपका कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है निकालने का वो क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया थीटा। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक शेप नज़र सी आ रही होगी, ठीक है ना, ह्यूमन फेस नज़र आ रहा होगा, इसमें अलग अलग एंगल देखो, यहाँ पे ये नोज पे देखो, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही लाइन में है, मतलब दोनों पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ को समझ में आ रहा है, आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आपका जो डी एस वेक्टर होता है ना वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और ई वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पूरी की पूरी पास हो रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स आपका मैक्सिमम होएगा इस जगह पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ थीटा एंगल पे है, यहाँ देखो 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से तो कोई फ्लक्स पास होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो पैरेलल ऐसे कैसे निकल जाएगी वो। यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स, मतलब आपका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है ना वो अंदर की तरफ एंटर कर रही है, तो जब एंगल कोस 180 जाता है तो ये माइनस में आ जाता है, इसका मतलब फ्लक्स से आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर नहीं हो रही, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बाहर की तरफ आ रही है, मतलब बाहर की तरफ नहीं एंटर हो रही है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपकी लाइंस है ना वो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होता है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच अगर एंगल 180 डिग्री होता है तो हमेशा फ्लक्स को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो थीटा है ना आपका 90 से भी अबोव है, तो भी आपका वो नेगेटिव कंसीडर जैसे भी आएगा, उस थीटा को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब आता है कि सर ये तो जो फ्लक्स आपने फाइंड आउट किया था ये तो स्मॉल एरिया से है, तो टोटल सरफेस से फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो पूरा एरिया से निकालना है, तो आपने देखा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या एक टाइप से आपका समेशन होता है, ठीक है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को आप जोड़ के पूरा ओवरऑल काउंट कर लेते हो तो वो आपका समेशन ही काम में आता है, तो इसका मतलब टोटल आपको फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ एस क्या लगा है, एस का मतलब होता है टोटल सरफेस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जैसे आप ई डी एस को ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा, ई एस कोस थीटा। ये एस कोस थीटा कैसे आया, पहले आपने ई डी एस कोस थीटा ओपन किया, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि उस पूरे सरफेस पे ई क्या है, कांस्टेंट, तो ई बाहर आ जाएगा, कोस थीटा भी आपका कांस्टेंट है। अब डीएस का आप जब पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा डिस्टेंस, वो एस बन जाएगा, तो इस तरह से क्या बन गया, ई एस कोस थीटा, और यहाँ पर आपने लिख दिया ई वेक्टर कोस, सॉरी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बिकॉज ई एस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर कोस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि सर ये ऐसा क्यों आए, ये तभी हो सकता है जब आपका ई क्या हो, कांस्टेंट हो, पूरे सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए, सब जगह सेम होनी चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ई डी एस कोस थीटा को ओपन किया, ई भी कांस्टेंट था, कोस थीटा तो वैसे भी कांस्टेंट है, दोनों आपके इंटीग्रेशन से बाहर हो गए, ओनली इंटीग्रेशन किसका हुआ, डी एस का। डी एस क्या है आपका, स्मॉल एरिया का, स्मॉल पोर्शन का आपका जो स्मॉल सरफेस था उसका एरिया था, तो धीरे 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 काउंट करते 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 वो टोटल क्या हो गया, एस, तो इस तरह से आपका क्या बन गया, ई एस कोस थीटा, और इसको हमने क्या लिख दिया, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, ये तो बस खाली एक नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने आपके पास हो रही है, बट इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ
वेक्टर फील्ड, बट इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी है ये, बट ये खुद क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अब आता है सर इसके ऐसा यूनिट क्या होगा? चलो इसी फॉर्मूले पे आ जाओ आप। ये क्या आ रहा है? ई एंड एस का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट से तो कोई मतलब नहीं। ई का आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसकी यूनिट मैंने आपको पहले बताई थी क्या होती थी। एक तो थी आपकी न्यूटन पर कूलम, और एनोदर आपकी क्या है? वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और ये एरिया देखो डिस्टेंस, अब एरिया से मल्टीप्लाई करना है बस। तो एक यूनिट तो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहाँ पे डिस्टेंस वोल्ट पर मीटर को आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर। तो आज के बाद आपको दो ही ऐसा यूनिट याद रखनी है, किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या डिस्टेंस? एक तो याद रखनी है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम, एंड सेकेंड वन डिस्टेंस आपको याद रखनी है वोल्ट इंटू मीटर। ये भी आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगी, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होता कि वोल्ट मीटर किसकी ऐसा यूनिट है। वोल्ट मीटर भी आपकी किसकी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही ऐसा यूनिट है। एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो आपको पता है, ठीक है। चलो डिस्टेंस, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके स्पेशल केस पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इफ़ थीटा, थीटा किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के, ठीक है ना, डी एस के। इनके बीच यदि जो आपका एंगल है ना, वो 90 से लेस देना है। अब हम जानते हैं कोस 90 से नीचे जो आपकी वैल्यू तो सभी पॉजिटिव होती है। इट मीन्स आपका फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा। पहली चीज़ तो ये पता लगे। दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों ही क्या आपके परपेंडिकुलर हो। तो हम जानते हैं कि सर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर होने का मीन है हमारे पास में, ये मान लो हमारे पास में एक एरे ले लिया, और इसका प्लेन आपको नजर आओगे, ये मोबाइल की स्क्रीन पे रखा हुआ है ये आपको, ठीक है ना, ये सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर हो गया मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, हमारी तरफ जो हम देख रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, वो आपकी क्या ओरिजिनली इसी प्लेन में, मोबाइल के प्लेन में ही मूव कर रही है ऐसे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप खुद देखो 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस प्लेन को इस सरफेस के अंदर या बाहर की तरफ तो पास ही नहीं हुई। जब इन साइड या आउटसाइड में पास नहीं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ही निकल गई, इस प्लेन के पैरेलल निकल गई। और जब प्लेन के पैरेलल निकल गई तो फ्लक्स कहाँ से पास हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास हुई? मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी? जो लाइंस है ना, इस प्लेन को क्रॉस करे, मतलब इस प्लेन के इनसाइड या आउटसाइड से बाहर निकले, ना कि इसके पैरेलल में चले। तो इसके पैरेलल में चलेगी तो कोई फ्लक्स आपका पास नहीं हुआ, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जीरो। तो थीटा आपका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थीटा 90 से अबो हो और 180 से लेस देनो, तब आपका फाई क्या होता है? नेगेटिव। बिकॉज इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डी एस आपका इस डायरेक्शन में होगा पूरा 180 के लिए, ठीक है ना। पूरा 180 का एक केस ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी किसी प्लेन से क्या होती है? बाहर की तरफ आ रही होती है, ठीक है ना। अगर एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी इन साइड की तरफ है, तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हमेशा हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा किसी भी सरफेस के इन साइड एंटर कर रही है, तो डी स्टूडेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था सॉलिड एंगल। ये थोड़ा सा अभी जब हम गाउस से थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा काम में आने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का इसको बेसिक बता देता हूँ कि सर आपने ये सॉलिड एंगल क्यों बताया, बुकों में वगैरह में होता ही नहीं है, ज़रूरी है आपने 11th में पढ़ा होगा। जब हम ऐसा यूनिट्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स को या फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा गया था, और 2 आपकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी रखी गई थी, जिनमें एक था आपका प्लेन एंगल और सेकेंड वन आपका आता है सॉलिड एंगल, अगर आपको याद हो तो। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? इसको 3D एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3D प्लेन के लिए होता है। इसकी जनरल डेफिनेशन क्या देखी थी आपने? सर हमारे पास में कोई भी स्पेयर होता है, उसका आपने एक हल्का सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया था, इस एलिमेंट्री पोर्शन द्वारा इस स्पेयर के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनता है, वही एंगल आपका क्या होता है? सॉलिड एंगल। और टोटल स्पेयर के द्वारा इसके सेंटर पे बनाया गया एंगल आपको पता होता है ना, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा स्पेयर था, इसका एक हल्का सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया हुआ है, जिसका एरिया वेक्टर आपने किस तरफ लिया है? मान लो एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? एन के। और जो आपका रेडियल वेक्टर है, देखो ये रहा रेडियल वेक्टर आर के,
आपकी जो रेडियस होती है उसी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको रेडियल वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना कंसिडर कर लिया, थीटा। यहाँ तक तो आपको नजर आ रहा होगा। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन ने कितना एंगल यहाँ पर सेंटर पर ड्रॉ किया है, वो क्या है, डी ओमेगा। स्टेरोइडियन स्मॉल एंगल होता है उसको किसी डिनोट करते हैं, डी ओमेगा, और जो आपका और टोटल ओवरऑल एंगल होता है उसको करते हैं हम ओमेगा स्टेरोइडियन, इससे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो आप, solid angle is the three dimension equivalent of an ordinary two dimension plane angle। टू डायमेंशन के लिए हम प्लेन एंगल लेते हैं, वैसे ही थ्री डायमेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड एंगल यूज़ करते हैं। और इसको जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, डिस्टेंस स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई एलिमेंट्री एरिया डी एस एट द सेंटर ओ ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर। अब ये किस तरह दिया जाता है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट्री पोर्शन होता है स्पेयर के ऊपर, उसको हमने डी एस कंसिडर कर लिया, वो उस स्पेयर के सेंटर पे कितना एंगल आपका सबटेंड करता है या ड्रॉ करता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और उसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, ओनली आपने इतना सा पढ़ा होगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। आपका जो एलिमेंट्री पोर्शन था उसका एरिया और डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी लाइन थी ना जिसने एंगल ड्रॉ किया था, उस एरिया से लेके यहाँ तक उसका स्क्वायर क्या था। अब सर यहाँ कोस थीटा क्यों आया, अब यहाँ थोड़ा हम कंपोनेंट लेके चलते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये जो रेडियल वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, तो ds का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा थीटा के साथ, ds कोस थीटा, बिकॉज हमेशा रेडियल कंपोनेंट लिया जाता है। तो आपके पास में ये ds है, ds का इस रेडियस के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ds कोस थीटा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिया है, ds कोस थीटा। बाकी अदरवाइज आप जानते हो सर थीटा जीरो होता है तो ds अपॉन आर स्क्वायर तो कंसिडर करते हैं ना, वो मैक्सिमम कंडीशन होती है हमारे पास। तो अब आ गया सर, ये तो आपका एलिमेंट्री पोर्शन था, पूरा टोटल और ऑल हमें सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो देखो पूरा सरफेस ले लिया और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, डी ओमेगा हमारे पास में क्या है, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये टोटल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। हमें पता है एक आपका स्पेयर होता है उसके सेंटर पे जो टोटल सॉलिड एंगल होता है कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला था, वो आपको याद रखना है ये स्मॉल पोर्शन के लिए, और पूरे स्पेयर के जो पूरा एरिया है सरफेस एरिया, वो उसके सेंटर पे कितना स्टेरेड एंगल सबटेंड करता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक तो फॉर्मूला था इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बता दिया। अब आता है कि गाउस थ्योरम क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है यूनिट का। यूँ मान लो आप, अगर आपको ये गाउसियन थ्योरम अच्छे से आती है ना, तो यूनिट में जो गाउसियन थ्योरम से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है ना, वो कभी आप भूल ही नहीं सकते उनको, मतलब करने का बहुत ईजी तरीका यही है, उनको हम सबको गाउस थ्योरम से ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस थ्योरम होती क्या आपकी, देखो डिस्टेंस क्या करना है, आप कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, ठीक है, इसके इनसाइड है ना आपने कोई चार्ज रख लिए Q1 Q2 Q3 Q4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अब उनका एडिशन करना आपको आता ही है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वाली, ठीक है ना, एडिशन चार्ज एडिशन की आप जानते हो प्रॉपर्टी किस तरह से करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो यही कहा था गाउसियन थ्योरम, यही कहती है कि आपके पास में कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उससे टोटल जो आपका फ्लक्स पास होता है, टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो क्या होता है आपका, इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। उसका क्या होगा डिस्टेंस 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। इट मीन्स वी कैन से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface placed in a free space is equal to 1/epsilon time the net charge enclosed by the surface। समझ में आया डिस्टेंस क्या है। इस तरह हमारे पास में कोई भी एक क्लोज सरफेस होगा, उससे रिलेटेड या उससे लिंक जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। आपका कोई भी सरफेस होगा ना, उस सरफेस का जो टोटल चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम लेना है अपने को, बस ये फाई हो गया। इट मीन्स फॉर्मूला जनरली आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, यहाँ पे फाई भी ले सकते हो लेकिन ई लगाएंगे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो वहाँ फाई बी लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, इसलिए फाई के नीचे ई सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म अभी आपको याद रखनी नहीं है, ये अभी जनरली मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो लिख सकते हो वैसे पूरा ओवरऑल जो स्टेटमेंट है। तो इसी तरह फाई इक्वल टू, अभी हमने थोड़ा देखा था सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है स्मॉल पोर्शन के लिए, अगर पूरे के निकालेंगे तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो वहाँ से लिया गया, लेकिन मेन जो फॉर्मूला वो यहाँ से
इट मीन समेसन क्यू लिखा है, समेसन क्यू का मतलब समझे यहाँ पे आई की वैल्यू का मतलब क्या है, आई इक्वल टू 1 से लेके एन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पॉइंट चार्जेस रखे हुए, Q1 Q2 Q3, आई इक्वल टू 1 से एन तक आप पुट करते जाओ, सबको ऐड कर लो, तो ये तो टोटल चार्ज हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट है, या फिर मल्टीप्लाई में बोले तो क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट है। तो डेफिनेशन यही तो थी ना। आप डेफिनेशन ये भी बना सकते हो इस तरह से, द टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन ए वैक्यूम या फ्री स्पेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसे ही बोल सकते हो कि सर आपका कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होएगा, उसकी डेफिनेशन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जो टोटल फ्लक्स होता है ना, वो उस सरफेस में टोटल कितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड है और आपकी वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है। अगर वैक्यूम नहीं मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है, और ये पूरा आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और नीचे यहाँ पे क्लोज सरफेस लगाएंगे। देखो दोस्तों इंटीग्रेशन पे ये सिंबल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस, क्योंकि यहाँ पे सरफेस का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो आपको पता लगी क्या होगा, समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आता है सर इसका प्रूफ करके दिखाओ ये फॉर्मूला आपने सही बनाया है क्या, क्योंकि गाउस ने ये थ्योरम दे तो दी, अब इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो चलो हम इसके प्रूफ की तरफ ही चलते हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, एक स्पेरिकल शेप कंसिडर कर लोगे, ठीक है, उसके सेंटर पे हम क्या रख देंगे, एक पॉइंट चार्ज रख देंगे, ठीक है, क्यू, और उसकी रेडियस कितनी लेंगे स्पेयर की, आर। और यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है ना, छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा होगा, जिसका एरिया वेक्टर हमने कितना कंसिडर कर लिया, डी एस वेक्टर, ठीक है। और ई वेक्टर तो आप जानते हो सर, कोई भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका जो सरफेस है ना, देखो ये रहा सरफेस, अब आप कोई भी स्पेयर लेते हो तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मली। तो देखो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता लगा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैक्सिमम पास होने वाला है, ये चीज़ हमें पता लगी, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हमारे पास में जो एलिमेंट्री पोर्शन थ्योरी तो आपको लिखनी है कि वी कंसीडर ए स्पेरिकल शेप एंड प्लस क्यू इज situated at O at the center which radius is R. Now consider elementary portion at ds vector where E vector and ds vector are in the same direction, hence theta equals to 0 degree. Now the total the flux link with this एलिमेंट्री एरिया या डी एस वेक्टर से आपका जो फ्लक्स है ना वो कितना लिंक है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ई वेक्टर आपको पता ही है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर इस एरिया वेक्टर के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप। और साथ में क्या आपका डी एस वेक्टर को कैसे लिखते हैं डी स्टूडेंट्स है, डी एस इंटू एन केप। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि सर इस एलिमेंट्री पोर्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स पास होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, आर केप में। ठीक है, फिर यहाँ पे डी एस वेक्टर कितना है, वो हो गया डी एस इंटू एन केप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, आर केप इंटू एन केप को साथ साथ रख लिया। अब देखो आर केप डॉट एन केप को हम क्या लिखेंगे, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो आर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1, एन केप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1, इंटू इनके बीच एंगल कितना है, देखो डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इट मीन्स आर केप डॉट एन केप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज दोनों ही यूनिट वेक्टर है और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो चलो यहाँ तक तो हमारे पास सोल्व हो गई कि आर केप डॉट एन केप को सर 1 कंसिडर कर दो। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 1/4π क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये जो फ्लक्स पास हुआ ना, ये ओनली इस एलिमेंट्री पोर्शन से पास हुआ है, मुझे तो पूरे स्पेयर से पास करवाना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हुई है, टोटल फ्लक्स कितना लिंक है इस पूरे स्पेयर से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो डी स्टूडेंट इंटीग्रेट कर दिया, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी फाई का क्या कर दिया, क्लोज सरफेस के फॉर्म में इंटीग्रेट इज इक्वल टू 1/4π कॉन्स्टेंट है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी आपका कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ओनली किसका होगा, डी एस का। देखो डी स्टूडेंट इंटीग्रेशन ओनली किसका होगा, डी एस का, क्योंकि चार्ज भी आपका यहाँ फिक्स है,
डिस्टेंस देखो यहाँ सब जगह से आर आर आर, ये भी फिक्स है। इट मीन्स डी एस डी एस डी एस डी एस, ऐसे आपने बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्ट्स में माने होंगे। तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका सरफेस एरिया, एस हो गया। और एस कितना होता है, पूरा आपका टोटल सरफेस एरिया इस पर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो डिस्टेंस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओनली क्या रिमेन है यहाँ पे क्यू है, नीचे की तरफ एप्स नोट है। तो क्या आ गया डिस्टेंस, क्यू अपॉन एप्स नोट। चार्ज ओनली एक ही था, प्लस क्यू। अगर और भी बहुत सारे चार्ज तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से आके हमारा फॉर्मूला वही आता है, समेशन क्यू अपॉन एप्स नोट। इट मीन्स आपने क्या कर लिया इसको, हैंस प्रूफ, आपका ये चीज़ प्रूफ हो गई कि बिल्कुल ये बात सही है कि आपका कोई भी क्लोज सरफेस होगा, उसमें अगर आपके चार्ज Q1 Q2 Q3 है, तो उस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होएगा वो क्या आएगा, टोटल चार्ज का समेशन डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल सकते हो या परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका वो सरफेस कहाँ रखा हुआ है। ठीक है डिस्टेंस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।